नमस्कार और द डीप टाइम में आपका स्वागत है। सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है, दुनिया का नक्शा बदल रहा है और दर्जनों नए देश कॉलोनियल रूल से आज़ाद हो रहे हैं। इन सभी देशों का एक ही सपना था, तरक्की, विकास, डेवलपमेंट। पर यह विकास है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं? और इसे हासिल कैसे किया जाए? बिल्कुल। और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश से एक नए विचार का जन्म हुआ, विकास प्रशासन यानी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम इसी की कहानी पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाते हैं, 1950 के उम्मीद भरे दिनों से लेकर 70 के संकट तक, और फिर एक नई सोच की तलाश तक। ये कहानी बड़े सपनों, बड़े वादों और कुछ बहुत बड़ी गलतियों की है। सुनने में तो दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले तो यही कि ये विकास प्रशासन का आइडिया आया कहाँ से। मतलब ऐसा क्या हो रहा था दुनिया में कि हमें एक बिल्कुल नए प्रशासनिक ढांचे की जरूरत महसूस हुई। ये सवाल ही कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, 1950s और 60s का दौर था। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब नए नए आज़ाद हुए थे। लेकिन आज़ादी के साथ साथ इन्हें विरासत में मिली थी भयंकर गरीबी, अशिक्षा, बीमारियां। ये देश सिर्फ राजनीतिक आज़ादी से खुश नहीं थे, वे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, और वो भी जल्दी। और उस वक्त दुनिया में भी बड़ी ताकतें कुछ ऐसा ही सोच रही थी, है ना? मुझे याद है अमेरिका का मार्शल प्लान था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दो बड़ी वैश्विक घटनाओं ने इस आग में घी का काम किया। पहला था अमेरिका का मार्शल प्लान। युद्ध से तबाह हुए यूरोप को फिर से खड़ा करने के लिए अमेरिका ने आज के हिसाब से $100 बिलियन से भी ज्यादा की मदद दी, और सबने देखा कि इससे जबरदस्त नतीजे मिले। तो बाकी दुनिया को लगा कि ये फॉर्मूला हमारे यहाँ भी काम कर सकता है। एग्जैक्टली। दूसरा था राष्ट्रपति ट्रूमन का पॉइंट 4 प्रोग्राम, जो खास तौर पर इन्हीं नए आजाद हुए अविकसित देशों के लिए था। इन सब ने मिलकर एक सोच को बहुत मजबूत कर दिया कि अगर किसी देश को तरक्की करनी है तो सरकार को यानी स्टेट को ड्राइवर सीट पर बैठना होगा। उसे सिर्फ देश चलाना नहीं है, बल्कि देश को आगे बढ़ाना है। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। क्या किसी देश की पुलिस और टैक्स डिपार्टमेंट विकास का काम नहीं कर रहे? एक अच्छी कानून व्यवस्था के बिना कोई फैक्ट्री कैसे लगेगी? तो फिर ये विकास प्रशासन और सामान्य प्रशासन का बंटवारा क्यों? ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है? बेहतरीन सवाल है, और यही इस कॉन्सेप्ट का दिल है। ये जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके डीएनए में फर्क है। पारंपरिक प्रशासन, जिसे हम गैर विकास प्रशासन कह सकते हैं, उसका काम है सिस्टम को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्स इकट्ठा करना, देश की सीमाओं की रक्षा करना। मतलब जो जैसा चल रहा है उसे ठीक से चलाते रहना। उसका मुख्य लक्ष्य है यथास्थिति यानी स्टेटस को। अच्छा, तो उसका काम है गाड़ी को सड़क पर बनाए रखना। बिल्कुल। वहीं विकास प्रशासन का काम है गाड़ी की स्पीड बढ़ाना और इसे सही मंजिल की तरफ ले जाना। इसका लक्ष्य ही यह बदलाव लाना, गरीबी से लड़ना, नए स्कूल अस्पताल बनाना, सड़कें, बिजली, पानी पहुंचाना। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसका काम सिर्फ व्यवस्था चलाना नहीं, बल्कि व्यवस्था को बदलना और बेहतर बनाना है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से लड़ते? नहीं, बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि एडवर्ड वीडनर और फ्रेड रिग्स जैसे बड़े विचारकों ने कहा कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। रिग्स ने तो इनके रिश्ते को चिकन एंड एग वाला रिश्ता बताया। क्लासिक मुर्गी और अंडे वाली पहेली। यस। कि पहले क्या आया? हाँ, क्या बेहतर प्रशासन से विकास होता है, या विकास होने पर प्रशासन अपने आप सुधर जाता है? सच तो ये है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। आप डाकुओं से भरे इलाके में स्कूल नहीं बना सकते, और बिना पढ़े लिखे लोगों के आपको अच्छा पुलिस वाला या क्लर्क नहीं मिल सकता। दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। तो ये चिकन एंड एग वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मुझे शक है कि अच्छा विकास कैसा हो, इस पर सब एकमत होंगे। क्या उस दौर में विकास का कोई एक ही मतलब था, या यहाँ भी अलग अलग खेमे थे? और यहीं से असली बहस शुरू होते हैं। विकास को लेकर कई अलग अलग नजरिए थे। एक था संकीर्ण दृष्टिकोण यानी नैरो व्यू। इसके समर्थक कहते थे कि बस एक चीज पर ध्यान दो, आर्थिक विकास। जीडीपी बढ़ाओ, बड़े बड़े कारखाने लगाओ, बांध बनाओ। अच्छा, तो मतलब सोच ये थी कि ऊपर गिलास भर दो तो छलक कर नीचे वालों तक पहुंच ही जाएगा, जिसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल यही सोच थी। उनका मानना था कि अगर देश अमीर होगा तो लोग अपने आप अमीर हो जाएंगे। इसी से जुड़ा तुलनात्मक राजनीति समूह का दृष्टिकोण था।
जो कहता था कि अगर आर्थिक विकास तेजी से हो जाए तो राजनीतिक स्थिरता यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। लेकिन क्या ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरी तरह गलत है? कई लोग आज भी मानते हैं कि जब बड़े उद्योग लगते हैं, जीडीपी बढ़ती है, तो नौकरियां बनती हैं और पैसा नीचे तक पहुंचता ही है। क्या उस समय ये सोच पूरी तरह से निराधार थी? निराधार नहीं थी, पर अधूरी थी। और इसी अधूरी सोच को चुनौती दी फ्रेडरिक्स और ला पालोम्बोरा जैसे विचारकों ने। उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण या ब्रॉड व्यू पेश किया। उन्होंने कहा कि विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। आप सिर्फ जीडीपी के आंकड़े देखकर किसी देश को विकसित नहीं कह सकते। अगर वहां के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं और लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है। विकास सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भी होता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। और स्रोतों में दो और दृष्टिकोणों का भी जिक्र है, संगठनात्मक और पारिस्थितिक। ये क्या थे? संगठनात्मक दृष्टिकोण बहुत सीधा साधा था। उसका फोकस था सरकारी मशीनरी यानी नौकरशाही को सुधारने पर। उनका मानना था कि हमारे लक्ष्य तो बहुत अच्छे हैं, पर उन्हें लागू करने वाला सिस्टम पुराना और धीमा है। तो हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को आधुनिक, कुशल और तेज बनाना होगा। और ये पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या था? सुनने में थोड़ा पर्यावरण जैसा लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ पारिस्थितिकी का मतलब समाज और संस्कृति से है। इसके सबसे बड़े समर्थक रिग्स थे। इसे ऐसे समझिए, आप नॉर्वे में खेती करने का सबसे सफल तरीका लाकर राजस्थान के रेगिस्तान में लागू नहीं कर सकते। आपको वहां की मिट्टी, पानी, मौसम और लोगों की आदतों को समझना होगा। रिग्स का यही कहना था कि प्रशासन भी एक पौधे की तरह होता है। उसे उसके अपने इकोलॉजी यानी सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में ही उगाया जा सकता है। आप अमेरिका का मॉडल लाकर सीधे भारत में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो ये सारे दृष्टिकोण एक साथ मौजूद थे और विकास को लेकर एक जबरदस्त बहस चल रही थी। स्रोत हमें इस पूरी अवधारणा की एक यात्रा पर ले जाते हैं जो दशकों में बटी हुई है। चलिए इस यात्रा पर चलते हैं। शुरुआत 1960 के दशक से करते हैं, जिसे पुनर्निर्माण का दशक कहा गया। 1960 का दशक विकास प्रशासन का सुनहरा दौर था। एक जबरदस्त आशावाद था। एक उम्मीद थी कि हम दुनिया से गरीबी को मिटा सकते हैं। दुनिया को दो हिस्सों में देखा जाता था, पश्चिम जो अमीर, आधुनिक और वांछनीय था, और दूसरा था बाकी दुनिया जो गरीब, पारंपरिक और अवांछनीय थी। जा सकता है एक तरह से कॉपी पेस्ट वाला मॉडल। बिल्कुल। फॉर्मूला सीधा था, पश्चिमी देश पैसा देंगे, अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, अपने एक्सपोर्ट भेजकर बताएंगे कि प्रशासन कैसे चलाना है, और धीरे धीरे ये नए देश भी उनकी तरह बन जाएंगे। विकास को एक वन वे स्ट्रीट की तरह देखा गया, जिसकी मंजिल थी पश्चिमीकरण, और इस काम को करने के लिए सबसे बड़ा हथियार माना गया एक मजबूत केंद्रीय नौकरशाही को। लेकिन ये उम्मीद और आशावाद ज्यादा दिन नहीं टिका। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1970s का दशक संकट का दशक बन गया। ऐसा क्या हो गया अचानक? अचानक नहीं हुआ, बल्कि दरारें दिखने लगी थीं। 1970 आते आते ये साफ हो गया था कि ये कॉपी पेस्ट मॉडल काम नहीं कर रहा है। ज़्यादातर देशों में गरीबी कम होने के बजाय बढ़ रही थी। अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई और चौड़ी हो रही थी। फिर 1973 का तेल संकट आया। दुनिया भर में आर्थिक मंदी छा गई। जो सपने दिखाए गए थे वे टूट रहे थे। और यहीं से आलोचना की आवाजें उठनी शुरू हुईं। एक बहुत ही विस्फोटक आइडिया सामने आया, निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी। हाँ, और इस थ्योरी ने पूरे खेल को पलट दिया। इसका कहना था कि ये मदद है ही नहीं, ये एक तरह का मकड़ जाल है। अमीर देश, जिन्हें कोर कहा गया, वे जानबूझकर गरीब देशों यानी पेरिफेरी को पिछड़ा बनाए रख रहे हैं। वे उन्हें बस इतना ही विकसित होने देते हैं कि वो उनके लिए कच्चा माल और सस्ता श्रम पैदा करते रहें। बाप रे, तो तर्क ये था कि ये मदद असल में एक जाल था। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे कोई आपको तैरना सिखाने के बहाने हमेशा के लिए लाइफ जैकेट पहना कर रखे, ताकि आप कभी खुद तैरना ना सीख पाएं। इस थ्योरी ने कहा कि पश्चिम विकासशील देशों की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उनके अविकसित रहने से ही अपना फायदा सुनिश्चित कर रहा है। ये तो बहुत ही रैडिकल सोच थी। इसके बाद 1980 के दशक में बहस और तीखी हो गई होगी। और फिर आया 1990 का दशक, जिसने सब कुछ बदल दिया। सोवियत संघ टूट गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। इसका विकास प्रशासन पर क्या असर पड़ा? इसका बहुत बड़ा और सीधा असर पड़ा। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एक ही महाशक्ति बची, अमेरिका।
और उसकी विचारधारा यानी पूंजीवाद और बाजार अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया। अब वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने विकास के लिए कर्ज देने की एक नई शर्त रखी, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, ये शब्द तो आज भी हर पॉलिटिशियन इस्तेमाल करता है। ये तो सुनने में एक परफेक्ट सोल्यूशन लगता है। तो क्या ये सफल रहा? यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। सुशासन का सबसे बड़ा आइडिया था रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, यानी सरकार अपना आकार छोटा करे। अब ये कहा गया कि सरकार का काम सब कुछ खुद करना नहीं है। सड़कें बनाने से लेकर बिजली पहुंचाने तक हर काम सरकार क्यों करे? इसे प्राइवेट कंपनियों को करने दो, बाजार को तय करने दो। सरकार का काम बस एक रेफरी की तरह नियम बनाना और उन्हें लागू करवाना होना चाहिए। इस सोच को नई लोक प्रबंधन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी कहा गया। सुनने में तो ये बहुत लॉजिकल लगता है। तो फिर इसे पुरानी शराब नई बोतल में क्यों कहा गया? इसमें क्या कमी थी? आलोचकों का तर्क था कि पैकेजिंग तो बहुत शानदार है, भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही, लेकिन अंदर माल वही पुराना है। ये भी एक वन साइज फिट्स ऑल मॉडल था जिसे वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया पर थोप रहा था। ये भी मानता था कि विकास का एक ही सही तरीका है और वो तरीका पश्चिम को पता है। इसीलिए कहने को तो ये 1960s के नौकरशाही मॉडल से अलग था, लेकिन अपनी मानसिकता में ये उतना ही टॉप डाउन और यूरोसेंट्रिक था। तो इस पूरी रोलर कोस्टर राइड के बाद अगर हमें इस पूरे विकास प्रशासन के मॉडल की मुख्य आलोचनाओं को समेटना हो तो वो क्या होंगी? इसकी सबसे बड़ी नाकामियां क्या थीं? इसकी सबसे बड़ी और पहली आलोचना यही थी कि ये मॉडल बड़ा यूरोसेंट्रिक और एथनोसेंट्रिक था। यानी ये मानकर चलता था कि जो यूरोप और अमेरिका के लिए सही है वही पूरी दुनिया के लिए सही होगा। इसने इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया कि भारत या घाना का अपना समाज, अपनी संस्कृति और हजारों साल पुराना अपना ज्ञान है। यह एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच थी और वो साइज था पश्चिमी। दूसरी आलोचना शायद इसके टॉप डाउन होने को लेकर थी। हाँ, बिल्कुल। यह एक अभिजात्य या एलिटिस्ट मॉडल था। ये मानता था कि राजधानी में बैठे कुछ पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स ही जानते हैं कि देश के लिए क्या अच्छा है। वे ही योजनाएं बनाएंगे और नौकरशाही उन्हें लागू करेगी। इसमें गांव में रहने वाले किसान, मजदूर, आदिवासी की आवाज, उनकी जरूरतों और उनके ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं थी। यह लोगों के लिए विकास था, लोगों द्वारा विकास नहीं था। और ये सोच के विकास का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये इसकी तीसरी बड़ी आलोचना थी। ये एक दिशीय था। इसने विकास को एक ऐसी यात्रा के रूप में देखा जो अवांछित यानी पारंपरिक समाज से शुरू होकर वांछित यानी आधुनिक पश्चिमी समाज पर खत्म होती है। इसने विकास के दूसरे वैकल्पिक रास्तों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जो शायद ज्यादा टिकाऊ और स्थानीय संस्कृति के अनुरूप हो सकते थे। और आखिर में ये कि इसने इंसान को महज एक आंकड़ा बना दिया। सही पकड़ा। शुरुआत में इसने विकास को केवल आर्थिक विकास के आंकड़ों जैसे GDP और प्रति व्यक्ति आय में मापा। इसने मानव विकास के गुणात्मक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया, जैसे खुशी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण की गुणवत्ता और सांस्कृतिक संतुष्टि। इसने एक देश के स्वास्थ्य को उसके बैंक बैलेंस से मापा, ना कि उसके लोगों की भलाई से। विद्वानों ने इसे सामाजिक विज्ञान की एक बड़ी विफलता तक कह डाला। तो हमने देखा कि कैसे विकास प्रशासन की अवधारणा एक बड़े और नेक सपने के साथ शुरू हुई, लेकिन समय के साथ इसकी कई सीमाएं और खामियां उजागर हुईं। यह कोई सीधी सरल या सफल यात्रा नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। और इसी असफलता की राख से वैकल्पिक मॉडल्स पर विचार शुरू हुआ। हमारे स्रोत में OP द्विवेदी और हेंडरसन जैसे विद्वानों का जिक्र है, जिन्होंने कहा कि हमें नौकरशाही केंद्रित मॉडल को छोड़कर मानव केंद्रित ह्यूमन सेंटर्ड मॉडल की जरूरत है। ऐसा विकास जो सिर्फ आर्थिक न हो बल्कि टिकाऊ, सस्टेनेबल भी हो, जो आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखे। और उन्होंने किसी भारतीय मॉडल का भी जिक्र किया है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दुनिया के कई मॉडलों का विश्लेषण किया और पाया कि ज्यादातर मॉडल लालच पर आधारित हैं, ज्यादा से ज्यादा उपभोग पर जोर देते हैं। लेकिन उन्होंने गांधी के सर्वोदय मॉडल को सबसे बेहतर विकल्पों में से एक माना। सर्वोदय का मतलब है सबका उदय या सबकी भलाई। ये जरूरत आधारित विकास की बात करता है, लालच आधारित नहीं। ये आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने वाले विकास पर जोर देता है।
ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्वीकरण और मेगा प्रोजेक्ट्स ही विकास का पैमाना माने जाते हैं, क्या गांधी के सर्वोदय जैसा जमीनी, विकेंद्रीकृत और आत्मनिर्भर मॉडल विकास के लिए एक वास्तविक और व्यावहारिक विकल्प हो सकता है? या ये सिर्फ एक सुंदर नॉस्टैल्जिक सपना बन के रह गया है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।